निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक सरकार वह है जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। दूसरा, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ये ऑप्शन बी केवल 2 सही है। जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। संवैधानिक सरकार में सरकार की शक्ति का स्रोत संविधान होता है। संवैधानिक सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। वह स्वतः राज्य की निरंकुश सत्ता को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हित में सुरक्षित रखने के उद्देश्य से ही ब्रिटेन और अमेरिका में संविधानवाद का उदय हुआ। एक संवैधानिक सरकार में नागरिकों की स्वतंत्रताओं के संरक्षण हेतु संस्थागत क्रियाविधि ही विद्यमान रहती है। राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे? ए, राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण। बी, नियंत्रण का अभाव। सी, इच्छानुसार कुछ भी करने का अवसर। डी, स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर। तो राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता के सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे? तो वह है ऑप्शन डी, स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर। राज्य व्यवस्था के संदर्भ में स्वतंत्रता का व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों के अभाव के साथ व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना और उनके अंदर की संभावनाओं को विकसित करना है। राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण, नियंत्रण का अभाव एवं इच्छानुसार कुछ भी करने का अवसर स्वतंत्रता के पहलू हैं, परंतु ये पूर्णतः एवं उपयुक्त अर्थ में स्वतंत्रता की व्याख्या नहीं करते हैं। वस्तुतः किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा पर उस समय प्रतिबंध लगाना अनिवार्य हो जाता है जब वह दूसरों की स्वतंत्रता को बाधित करने लगते हैं। नियंत्रण का अभाव यानी इच्छानुसार कुछ भी करने का अवसर के अंतर्गत किए गए कार्य यदि दूसरों पर असर डालते हैं या इनसे बाकी लोग प्रभावित होते हैं तो उनकी स्वतंत्रता और प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। वहीं स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर स्वतंत्रता की वह स्थिति है जिसमें लोग अपनी रचनात्मक और क्षमताओं का विकास करते हैं। इस अर्थ में स्वतंत्र व्यक्ति की रचनाशीलता, संवेदनशीलता और क्षमताओं के भरपूर विकास को बढ़ावा देती है। यह विकास खेल, विज्ञान, कला, संगीत या अन्वेषण जैसी किसी क्षेत्र में हो सकता है। समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें ये विशेषाधिकारों का अभाव है, अवरोधों का अभाव है, प्रतिस्पर्धा का अभाव है या विचारधारा का अभाव है। तो समाज में समानता के होने का निहितार्थ यह है कि उसमें विशेषाधिकारों का अभाव है। समानता का एक सामान्य अर्थ यह हुआ कि रंग, नस्ल, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता और किसी व्यक्ति को विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता। अतः समाज में समानता के होने का निहितार्थ यह है कि उसमें विशेषाधिकारों का अभाव है। भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान है? भारत और अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है। बी, अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास है। सी, राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है। या डी, उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान है? तो ये ऑप्शन ए होगा केवल 3, राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है।
किसी विधेयक पर कोई भी कार्यवाही सकारात्मक या नकारात्मक न करने की राष्ट्रपति की शक्ति पॉकेट वीटो के रूप में जानी जाती है। भारतीय राष्ट्रपति तथा अमेरिकी राष्ट्रपति दोनों ही पॉकेट वीटो की शक्ति रखते हैं। यद्यपि अमेरिकी राष्ट्रपति की यह शक्ति भारतीय राष्ट्रपति की शक्ति के सापेक्ष छोटी है, क्योंकि उसे विधेयक पर कोई कार्यवाही न किए जाने की स्थिति में 10 दिन में विधेयक को वापस करना होता है। जबकि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति ऐसी समयावधि का उल्लेख नहीं है। भारत तथा अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच पॉकेट वीटो की शक्ति विशेषता ही समान है। भारत में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास तथा अमेरिका में राज्यों के पास है। अमेरिका के उच्च सदन में सभी सदस्य प्रत्यक्षतः निर्वाचित होते हैं, जबकि भारत में उच्च सदन में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अतः विकल्प ए अभीष्ट उत्तर है। दूसरे प्रशासनिक आयोग के कौन से प्रतिवेदन में भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की है? शासन में नैतिकता, बी नागरिक केंद्रित प्रशासन, सी ई शासन को बढ़ावा, डी स्थानीय शासन। तो दूसरे प्रशासनिक आयोग को कौन से प्रतिवेदन में भारत में सुशासन की व्यवस्था को पहचान की है? तो बी नागरिक केंद्रित प्रशासन, शासन का केंद्र बिंदु। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने प्रतिवेदन 12 नागरिक केंद्रित व्यवस्था, नागरिक शासन का केंद्र बिंदु, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, द हार्ट ऑफ गवर्नर ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की है तथा सुशासन के लिए आवश्यक पूर्व शर्तों का उल्लेख है। भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता का प्रोन्नत करने हेतु निम्नलिखित में से किन संस्थाओं को आवश्यक माना गया है? ए अंतर्राज्यीय परिषद एवं राष्ट्रीय विकास परिषद, या बी वित्त आयोग एवं क्षेत्रीय परिषद, या सी एकल व्यवस्थापित न्यायिक व्यवस्था या अखिल भारतीय सेवाएं, या उपरोक्त सभी। तो ये सारे हैं जो विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करते हैं। भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु उपरोक्त अन्य संस्थाओं को आवश्यक माना गया है। अंतर्राज्यीय परिषद तथा राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग एवं क्षेत्रीय परिषद, एकल नागरिक व्यवस्था एवं अखिल भारतीय सेवाएं भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता प्रोत्साहित करते हैं, जिसमें संघ तथा राज्य आपस में जुड़े रहते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख है। राज्य का आपस में तथा संघ में विवाद की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। योजनाओं के निर्माण में राज्यों की भागीदारी के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की जाती है, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री तथा सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों, संचित निधि में राज्यों के राजस्व में सहायता, अनुदान को शासित करने आदि के लिए अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की स्थापना की जाती है। केंद्र राज्यों के बीच तथा राज्यों की आपसी अमान्यताओं को स्वतंत्र और निष्पक्ष विचार विमर्श के माध्यम से सुलझाने के लिए क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की जाती है। भारत में एकल नागरिक न्यायिक व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च है और इसके द्वारा दिया गया निर्णय सर्वमान्य एवं अंतिम होता है। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रीय प्रतीक। भारतीय झंडा संहिता में उल्लेख है कि भारतीय झंडों के रंगों तथा उसके मध्य के चक्र में महत्व का यथेष्ट वर्णन डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा संविधान सभा में किया गया था। इस संविधान सभा ने सर्वसम्मति से भारतीय झंडे को स्वीकार किया था। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने स्पष्ट किया है कि भगवा एक केसरिया रंग त्याग या निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। हमारे झंडे के मध्य में सफेद रंग हमें सच्चाई के पथ पर चलने और अच्छे आचरण की प्रेरणा देता है। हरा रंग मिट्टी और वनस्पतियों के साथ हमारे संबंधों को उजागर करता है, जिन पर सभी प्राणियों का जीवन आश्रित है। सफेद रंग के मध्य में अशोक चक्र
धर्म के राज का प्रतीक है। चक्र प्रतीक का प्रतीक है। जड़ता प्राणहीनता का प्रतीक है। चक्र शांतिपूर्ण परिवर्तन की गतिशीलता का प्रतीक है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा 3 रंगों की पट्टी में विभाजित आयताकार है। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। सबसे ऊपरी गहरी पट्टी केसरिया रंग साहस का प्रदर्शन, बीच में श्वेत शांति और सच्चाई का प्रदर्शन और सबसे नीचे हरी पट्टी उर्वरता तथा समृद्धि का प्रदर्शन है। ध्वज की पट्टी में एक नीला चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं, जिसका प्रारूप सारनाथ में अशोक के सिंह के स्तर पर बने चक्र से लिया गया है। यह न्याय का प्रतीक है। पिंगली वेंकैया द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को तैयार किया गया। संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज का वर्तमान स्वरूप स्वीकृत किया गया। भारत का राजचिह्न सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है। भारत सरकार द्वारा इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। इस नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा गया है, जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारत का राष्ट्रगान जनगण मंगल 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप में अंगीकृत किया गया था। इसके गायन की अवधि 52 सेकंड है। 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था। यह रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीतांजलि से लिया गया है। वंदे मातरम वर्ष 1950 में भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अंगीकृत किया गया था। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित उपन्यास आनंद मंच से लिया गया है। इसे 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। चैत्र माह में इसकी शुरुआत होती है और अंतिम माह फागुन होता है। इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ अपनाया गया है। सामान्यतः चैत्र मास की शुरुआत 22 मार्च को जबकि लीप वर्ष में 21 मार्च को होती है। गंगा की डॉल्फिन वैज्ञानिक नामक प्लैटानिस्टा गैंगेटिका को भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में स्वीकार किया गया है। भारतीय मोर वैज्ञानिक नाम पाओ क्रिस्टेटस को भारत के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में स्वीकार किया गया है। वर्ष 2008 में भारत सरकार द्वारा गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। भारत सरकार द्वारा स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त, 26 जनवरी और गांधी जयंती 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया है। ध्यातव्य है कि कमल को राष्ट्रीय पुष्प, आम को राष्ट्रीय फल, बरगद को राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त है। केंद्र सरकार द्वारा राज्यसभा में दिए गए उत्तर के अनुसार इस संदर्भ में कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? 1948 में, बी 1949 में, सी 1950 में या डी 1951 में? तो 1950 में। भारत संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। राष्ट्रगान को गाने का समय लगभग 52 सेकंड है। संपूर्ण राष्ट्र का गान का वादक गायन काल है 52 सेकंड, बी 45 सेकंड, सी 52 सेकंड या 55 सेकंड। तो संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन सेकंड है 52 सेकंड। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह का कब से अंगीकृत किया गया था? ए 15 अगस्त 1948, बी 2 अक्टूबर 1947, सी 26 जनवरी 1948 या डी 26 जनवरी 1950। राजकीय चिन्ह अपनाया गया था 26 जनवरी 1950, जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह को 26 जनवरी 1985 को अंगीकृत किया गया था। यह सारनाथ वाराणसी स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष की अनुकृति है। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब अंगीकार किया था? 22 जुलाई 1947, बी 23 जुलाई 1947, सी 25 जुलाई 1947 या डी 15 अगस्त 1947।
तो भारत की संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अंगीकार किया गया था। भारत की संविधान सभा ने अपने चौथे अधिवेशन 14 जुलाई 1947 से 31 जुलाई 1947 तक 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 24 तीलियां हैं तथा राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में कई तीलियां हैं। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 3:4 है। तो इसमें ऑप्शन 2 को एलिमिनेट करेंगे। ये केवल एक है। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। बाकी ये दोनों गलत है। 2:3 होगा, क्योंकि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 और लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2। भारत का राष्ट्रीय पशु है ए हिरण, बी हाथी, सी बाघ या शेर। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ पैंथेरा टाइग्रिस है। देश में बाघों की घटती संख्या को देखते हुए अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना शुरू की गई थी। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? ए सूरजमुखी, बी कमल, सी गुलाब या डी गेंदा। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, जो भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। इसका वैज्ञानिक नाम नेलम्बो न्यूसिफेरा है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है ए कोयल, बी हंस, सी मोर या डी कबूतर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। वैज्ञानिक नाम पाओक्रिस्टेटस है। ध्यातव्य है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय फल आम तथा राष्ट्रीय वाक् सत्यमेव जयते है, जो सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? ए मोर, बी बतख, सी तोता या डी कबूतर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। बाकी आगे का नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।